प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन से हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं समीकरण वाली प्रश्नावली में। बीजीय व्यंजक जो होते हैं वो चर और अचर राशियों के योग, व्यवकलन, गुणा या भाग से बनते हैं। जैसे हमने x को गुणा किया 3 से तो 3x प्राप्त हुआ और उसमें हमने घटा दिया 2, तो व्यंजक बन गया 3x माइनस 2। ये कहलाता है बीजीय व्यंजक। ऐसे ही हमने y को गुणा किया 5 से और उसमें 7 जोड़ दिया तो प्राप्त हुआ हमें 5y प्लस 7। तो बीजीय व्यंजक क्या बन गया? 5y प्लस 7। तो ये जो ABCD के अक्षर होते हैं A से लेकर Z तक, ये कहलाते हैं बीज। इनको अगर हम अक्षरों के साथ लिख दें तो वो पूरा बन जाता है बीजीय व्यंजक। तो इस प्रकार से आज के अध्याय में हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का निर्माण किस तरह से होता है और ये बीजीय व्यंजक किस प्रकार हम बना सकते हैं। आज के सेशन में हम यही जानकारी लेंगे, इनके पदों की संख्या की जानकारी लेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार जोड़ बाकी से बीजीय व्यंजक बनते हैं। तो बीजीय व्यंजकों को बनाने के लिए हम चर अर्थात x, y ऐसी बहुत सारी राशियां ABCD वाली और अचर अर्थात 1, 2, 3 राशियों को योग, व्यवकलन, गुणा व भाग द्वारा की क्रिया द्वारा इनको क्या करते हैं? हम संयोजित करते हैं। अर्थात इन प्रकार से हम बनाते हैं बीजीय व्यंजक। तो देखिए किस प्रकार से हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने गुणा किया x को 3 से तो क्या प्राप्त होगा? 3x। अब 3x में हम जोड़ देंगे 5 तो बन जाएगा 3x प्लस 5। ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। बस इसमें क्या है, केवल एक ही पद है। जब हमने x को 3 से गुणा किया तो 3x प्राप्त हुआ। जब इसमें हमने x को 3 से भी गुणा किया और उसमें 5 जोड़ा है तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 3x प्लस 5। तो इसमें हो गई पदों की संख्या 2। इस तरह से हम और बता सकते हैं। जैसे y को हमने 10 से गुणा किया तो क्या प्राप्त होगा? 10y। फिर इसमें से हमने 20 घटा दिया तो हो जाएगा 10y माइनस 20। तो ये तो गुणा और जोड़ का बीजीय व्यंजक है। ये भी देखिए बाकी का बीजीय व्यंजक है। अर्थात 10y में हमने माइनस 20 जोड़ा। जब हम बीजीय व्यंजक लिखते हैं तो हमको उसका पूरा चिन्ह लिखना पड़ता है, चिन्ह बोलना पड़ता है। यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे? 3x में 5 को जोड़ा। यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे कि 10y में से 20 को घटाया। क्या लिखेंगे हम? 10y में माइनस 20 जोड़ा। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमको कि 10y में हमने क्या किया? माइनस 20 जोड़ा है, या 10y में से 20 घटाया है। ये भी आप लिख सकते हो क्योंकि इसमें आपने 20 में से माइनस हटा दिया। लेकिन अगर गुणांक पूछेगा आपसे तो उसमें गुणांक में आपको चिन्हों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 10 है। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर हमने क्या किया? गुणा किया है x को 7 से तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 7x और उसमें हमने घटा दिया 3 तो लिख देंगे 7x माइनस 3। तो इस तरह से 7x माइनस 3 ये कहलाती है चर राशि। क्योंकि इसमें देखिए
अंक और अक्षर एक साथ गुणा में है तो ये कहलाती है चर राशि। इसमें चर राशि में अगर हम अचर राशि साथ में जोड़ दें या घटा दें तो बन जाता है बीजीय व्यंजक। तो कुछ और उदाहरण भी हम देखते हैं, जैसे एक और उदाहरण है 2y²। तो देखिए 2y² हमने कैसे प्राप्त किया। सबसे पहले हमने y को y से गुणा किया। जब y को y से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, y²। फिर इसको हमने गुणा किया 2 से, तो इस तरह से 2y² को हमने गुणनखंड के रूप में क्या लिख दिया, y गुणा 2। एक और उदाहरण देखिए 3x² माइनस 5। इसमें आपको दिख रहा होगा चर राशि है 3x² माइनस 5 है अचर राशि। तो पहले क्या किया, देखिए हमने x को x से गुणा किया तो क्या प्राप्त हो गया हमें, x²। फिर इसको किससे गुणा किया, 3 से, तो जिससे क्या प्राप्त हो गया हमें 3x²। अब इसमें से 5 हमने घटा दिया तो बन गया 3x² माइनस 5। इस तरह से हमने ये बीजीय व्यंजक प्राप्त किया 3x² माइनस 5। एक और उदाहरण देखिए 4xy प्लस 7। अब देखिए यहां पर x को पहले किससे गुणा किया, y से, तो x को y से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें केवल xy। अब इसको गुणा करेंगे 4 से तो हो जाएगा 4xy प्लस 7 को जोड़ देंगे इसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे x गुणा y गुणा 4। फिर हमने इसको इसमें क्या जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया। तो इस तरह से ये चर राशि और ये अचर राशि, ये चर राशि और ये अचर राशि, ये चर राशि। तो ये देखिए इसमें केवल एक ही पद है, यहाँ पर इसमें एक और एक 2 पद। इसमें कितने पद आ गए, 2 पद। अब देखिए एक 3 पद वाला कैसे लिख सकते हैं हम। अब ये भी एक बीजीय व्यंजक है, इसमें कितने पद, 3 पद है इसमें, तो ये 3 पदों वाला बीजीय व्यंजक है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको अलग अलग होने चाहिए, ऐसे नहीं कि p² 3 बार लिखा हो तो आप उसको बोल दे 3 पद। 3 राशियां बिल्कुल अलग अलग होती हैं तब वो कहलाती हैं 3 पदीय बीजीय व्यंजक। तो कैसे प्राप्त हुआ, देखिए पहले हमने p को p से गुणा किया तो प्राप्त हो गया p²। फिर p² को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो प्राप्त हो जाएगा 2p²। फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 5 को किससे गुणा कर रहे हैं, p से, तो 5p प्राप्त होगा। 5 को p से गुणा करके हमने इस 2p² में जोड़ दिया। और तीसरा है 7, तो 7 को हम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, 1 को अगर हम गुणा करें 7 से तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से 2p² प्लस 5p प्लस 7, जिसमें कुल मिलाकर 3 पद है, उसको हमने इस तरह से प्राप्त किया था। अब ये कहलाते हैं हमारे एक व्यंजक के पद। इस तरह से हम बहुत सारे व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं और उनके गुणांकों को मालूम कर सकते हैं। एक और देखिए उदाहरण 4x² माइनस 3xy। x को गुणा करेंगे x से तो क्या प्राप्त होगा, बताइए, x²। फिर x² को गुणा करेंगे किससे, 4 से, तो प्राप्त हो जाएगा हमें 4x²। अब देखिए यहाँ पर 3 भी है, x भी है और y भी है, तो पहले हमने x को y से गुणा किया तो क्या प्राप्त हो जाएगा, xy। तो x गुणा y तो क्या प्राप्त हो जाएगा, xy। फिर xy को हमने गुणा किया -3 से तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -3xy। तो ये भी हमारे बीजीय व्यंजकों के उदाहरण है और इसमें हम देखा कि ये एक पद है, ये 2 पद वाला है और ये देखिए इसमें 3 पद है। अब लेकिन वहां पर वापस देखिए ये एक और एक 2 ही पद है इसमें, तो इस तरह से हम पदों की संख्या भी इसमें ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यदि हमको कोई बीजीय व्यंजक दिया गया हो तो उसके हम गुणनखंड किस तरह करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक पेड़ होता है, पेड़ में से विभिन्न शाखाएं निकली हुई रहती है, इसी तरह से हम गुणनखंडों को भी पेड़ आरेख के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए हमको एक बीजीय व्यंजक दिया गया 4x² माइनस 3xy। सबसे पहले तो देखिए इसके पद, इसमें 2 पद हैं, एक तो है 4x² और एक है -3xy।
आपको बोला था कि जब हम पद लिखेंगे तो हमको चिन्ह सहित लिखना है कि उसमें कौन कौन से पद है। तो यहां से हम शुरू करते हैं पेड़ बनाना। तो पहले ये एक तना है, देखिए इससे 2 शाखाएं निकल गई, एक शाखा 4x² और एक शाखा है -3xy। तो अब फिर देखिए इसमें हम इसको फिर और तोड़ सकते हैं, 4x² को हम तोड़ सकते हैं, एक तो हो जाएगा इसका 4, एक हो जाएगी शाखा x और एक हो जाएगी शाखा x। तो इस तरह से 4x² के भी हम 3 भागों में तोड़ दिया, 4 गुणा x। तो ये बन जाएगा 4x²। तो ये तो कहलाते हैं पहले हमारे पद, और पद को भी अगर हम और तोड़ते हैं तो वो कहलाते हैं उसके गुणनखंड। तो 2 पद हैं तो हम 2 शाखाएं निकालेंगे, अगर 3 पद है तो 3 शाखाएं निकालेंगे। इसलिए जितने पद होते हैं उसी के अनुसार शाखाएं निकाली जाती है और फिर उसकी उप शाखाएं निकलती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड। अब देखिए जैसे ये है तो इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में एक शाखा में -3, दूसरी में x और तीसरी में हो जाएगा y। तो ये कहलाता है पेड़ आरेख। जैसे आपको बोल दे कि 4x² -3xy के गुणनखंड पेड़ आरेख के रूप में दर्शाइए। तो पहले आप उसके जो भी पद है उनको अलग करेंगे, फिर उन पदों को अलग अलग गुणनखंडों के रूप में बांटेंगे। तो एक और उदाहरण लेते हैं हम बीजीय व्यंजक से गुणनखंड प्राप्त करने का पेड़ आरेख के रूप में। 5xy + 10। तो ये एक पद, ये दूसरा पद। पहले आपको ध्यान है हम पदों के रूप में लिखते हैं। तो एक पद तो हो गया 5xy और दूसरा हो गया 10। अब हम उसको लिखना है गुणनखंडों के रूप में। तो देखिए किस तरह से होगा ये। पहला होगा 5, दूसरा होगा x और तीसरा हो गया y। अब इसके आगे गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, अगर इसके भी आगे गुणनखंड कर सकते तो हम इसके आगे भी करते। यहां पर देखिए 10 दे रखा है, 10 के हम गुणनखंड कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 5। तो इस तरह से 5xy + 10 को हमने पेड़ आरेख के रूप में प्रदर्शित किया। कैसे, देखिए 5xy अलग है और 2 और 5 अलग है। तो ये कहलाता है हमारा पेड़ आरेख के रूप में गुणनखंड। एक उदाहरण और देखिए, जैसे हमको दिया हुआ है 8y + 3x²। तो कितने पद है, देखिए पहले इसमें 2 पद हैं, ये सबको मालूम हो जाना चाहिए। पहले जितने पद हैं हमको उतने ही उसके शाखाएं निकालनी है पहली बार में। एक पद तो है इसका 8y और दूसरा पद है 3x²। तो देखिए अब कैसे करेंगे। 8y को हम 2 भागों में बांटेंगे, पहले 8 और y। ऐसे ही 3x² को भी 2 भागों में बांटेंगे, 3 और x²। अब y के तो गुणनखंड नहीं हो सकते आगे, लेकिन 8 के गुणनखंड हो सकते हैं आगे। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इस तरह से यहां पर देखिए हमको 8 के और करने पड़े, तो ये कहलाएंगे इसके गुणनखंड। ये भी गुणनखंड है y। अब 3 के गुणनखंड नहीं होंगे, लेकिन x² को हम लिख सकते हैं x गुणा x के रूप में, या आप चाहे तो इसको यहीं पर लिख सकते थे 3x गुणा x। तो इस तरह से 8y + 3x² का ये हमने बना दिया पेड़ आरेख द्वारा गुणनखंड। तो पेड़ आरेख द्वारा गुणनखंड में बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, पहले जितने पद हैं आपको उतने ही उसमें से भागों में बांटना है, उसके बाद उनके गुणनखंड करते हुए चलने हैं क्रम से, जब तक उनके गुणनखंड होना बंद नहीं हो जाए। एक उदाहरण और देखिए 7mn - 4। इसको भी हमको लिखना है पेड़ आरेख के रूप में।
तो ये देखिए, ये चर राशि, ये अचर राशि, लेकिन ये एक पद है, ये एक दूसरा पद है। तो इस तरह से दो पद हो गए इसके। पहला पद लिखेंगे 7mn, दूसरा पद लिखेंगे -4। तो इसमें ध्यान रखना है आपको। इसके बाद फिर करेंगे गुणनखंड। एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा m और एक हो जाएगा n, तो हो गया 7mn। इस तरह से इसके 3 गुणनखंड हो गए। क्योंकि अब आगे 7 अभाज्य संख्या है, इसके और गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 के हो जाएंगे आपके -1, 2 और 2, क्योंकि 2 दूनी होता है 4 और 4 को गुणा करेंगे -1 से, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, -4। तो इस तरह से पहले हमने 2 पद बनाए और फिर उसके गुणनखंड कर दिए। 7mn मतलब 7 गुणा m गुणा n, -4 मतलब -1 गुणा 2 गुणा 2। तो ये भी एक तरह से पेड़ आरेख का उदाहरण है। अब देखिए एक बिल्कुल छोटा सा उदाहरण और लेते हैं। 2x² y, इसको देखिए हम कैसे करेंगे। इसमें केवल एक ही पद है, तो इसके आप कर सकते हैं गुणनखंड। देखिए कैसे, पहले हो गया 2, फिर हो गया x², फिर हो जाएगा y। अब देखिए यहाँ पर x² है, तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा x, दूसरा भी हो जाएगा x। मतलब कि x को x से गुणा किया तो x² प्राप्त हुआ, फिर x² को y से गुणा किया तो x² y प्राप्त हुआ, उसको 2 से भी गुणा किया तो क्या प्राप्त हो गया, 2x² y। तो इस तरह से ये बीजीय व्यंजकों के हमने पदों के गुणनखंड किए। किसके द्वारा किए ये गुणनखंड, पेड़ आरेख, इसको हम बोलते हैं पेड़ आरेख। ये जो पेड़ आरेख है, अर्थात पेड़ का एक तना होता है, उससे 2 शाखाएं निकलती है, 2 से 4 निकलती है, 4 से 8 निकलती है, और वो पेड़ फलता है, फूलता है। इसी प्रकार ये गुणनखंड भी हम दिखा सकते हैं। अब हमको एक सारणी दी गई है और उसको बोला गया है कि उसको भरिए। इस सारणी में हमको 3 व्यंजक दिए गए हैं। इन तीनों व्यंजकों में हमको देखना है पदों की संख्या, पद, उस पद के गुणनखंड, चर और अचर राशियां, ये सब हमको इसमें भरना है। तो सबसे पहले देखिए पहला व्यंजक दिया गया है 3x² प्लस 6xy प्लस 7y²। तो इसमें देख लीजिए 1, 2 और 3। तो इसमें कुल कितने पद हो गए हैं, हमने देखा 3 पद। तो यहां लिख देंगे पदों की संख्या बराबर हो गई 3। अब देखेंगे 3 पद हैं वो कौन कौन से हैं। पहला पद है 3x², फिर दूसरा पद है 6xy और तीसरा पद है 7y²। तो इस तरह से पदों की संख्या 3, और जो तीनों अलग अलग पद हैं वो हमने लिख दिए। ध्यान कीजिए ये x² है और ये y² है, इसलिए अलग अलग है। अगर ये दोनों x² होते तो फिर हम इसको एक ही पद मानते। अगला है पद के गुणनखंड। जो हमने लिखा है यहाँ पर उन पदों के करने पड़ेंगे गुणनखंड। तो देखिए जैसे 3x² है तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3, और उसको x² से गुणा करेंगे तो x² कैसे प्राप्त होता है, जब हम x को x से गुणा करते हैं। तो 3 गुणा x गुणा x, ये हो गए हमारे 3x² के गुणनखंड। दूसरा है 6xy। तो देखिए 6xy, इसके जब गुणनखंड करेंगे सबसे पहले हमको करने पड़ेंगे 6 के गुणनखंड। 6 के गुणनखंड आप सब जानते हैं 2 गुणा 3, क्योंकि 2 तिया होता है 6। उसके बाद गुणा x और गुणा y। तीसरा है 7y²। 7y² है तीसरा हमारा पद। तो 7 तो अभाज्य संख्या है, इसलिए उसका गुणनखंड 7 ही रहने वाला है। उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, केवल 7 का 7 लिख देंगे। अब y² अर्थात y की घात 2, y का वर्ग, इसको हम क्या बोलते हैं, 7y का वर्ग। तो वर्ग का मतलब होता है कि वो संख्या 2 बार गुणा हो रही। तो 7 गुणा y गुणा y। तो इस तरह से ये हो गए हमारे तीनों पदों के गुणनखंड।
अगला हमारा कॉलम है चर का, कि इसमें चर राशि कौन कौन सी है। एक तो x है और एक y है, दो ही चर राशि हैं। आपको बताया था कि जो ABCD के अक्षर होते हैं वो ही कहलाते हैं हमारे चर या बीज। इनको हम क्या बोल सकते हैं, बीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनसे मिलके ही बनता है बीज और अक्षर, अंकों से मिलके ही बनता है बीजीय व्यंजक। दूसरा पूछ रहा है इसमें अचर। अचर अर्थात जो भी अंक है वो कहलाएंगे अचर में। तो अंक क्या क्या हो गए इसमें, 3, 6 और 7। तो इस तरह से ये पहला कॉलम हमारा पूरा होता है। 3x² + 6xy + 7y² में पदों की संख्या 3, ये जो तीनों पद है वो, और फिर उन तीनों पदों के हमने कर दिए गुणनखंड। फिर जो चर राशि है इस बीजीय व्यंजक में x y, और जो अचर राशि है वो लिख दी। अगला देखिए a² - b², ये भी दोनों अलग अलग है इसलिए पद हो जाएंगे इसमें 2। अब दोनों पदों को लिखना पड़ेगा, कौन कौन से हैं। पहला पद है इसमें a² और दूसरा हो गया -b²। तो ध्यान कीजिए, आपको बोला था कि जो भी पद आएंगे उनको हम चिन्ह सहित लिखेंगे। तो b² से पहले माइनस है इसलिए -b²। अब करने हैं इसके गुणनखंड। a² के जब हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा a × a। अब है -b²। -b² के जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखो तो माइनस तो हमको अलग करना पड़ता है, आप सब जानते हैं। -1 को कर लेंगे अलग, और b² की जगह हो जाएगा b × b, क्योंकि 1 को हम किसी से भी गुणा कर सकते हैं वो चिन्हों के अनुसार। अगर हमारा जो गुणनखंड है वो माइनस में आ रहा है तो उसको हम -1 लिख के बाकी जो संख्या है अचर राशि है या चर राशि उसको अलग अलग कर सकते हैं। अब लिखना है इसमें चर राशियां कौन कौन सी है, a और b। तो इस तरह से चर राशि हो गई a और b, और जो अचर राशि है वो आप देखिए, एक तो शामिल सब में होता ही है अचर राशि में। ये लिखा हुआ है a², इसका मतलब होता है कि ये है 1a²। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम कितना मानते हैं, 1। तो ये है 1a², ये है -1b², क्योंकि 1 सबके साथ गुणा में रहता है, कोई भी चर राशि अकेली नहीं होती है। तो एक तो हो गया 1 और एक हो गया -1। अब तीसरा और अंतिम बीजीय व्यंजक है 8p² - 3p + 7। तो 8p² - 3p + 7 तीनों अलग अलग हैं, इसलिए इसमें भी पदों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब लिख देंगे पदों के नाम। पहला पद हो गया 8p², दूसरा हो गया -3p, और तीसरा हो गया 7। तो इस तरह से ये 3 पद हमने अलग अलग करके लिख दिए। अब करने इनके गुणनखंड। आठ के गुणनखंड करेंगे पहले, 2 दूनी और 4 दूनी 8। तो इस तरह से हो गए 8 के गुणनखंड 2 × 2 × 2, और साथ में क्या है p²। तो p² को जाएंगे p × p। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 8p² के गुणनखंड। अब अगली है -3p। तो ध्यान कीजिए, माइनस आ गया, तो जैसे ही माइनस आ जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, -1 लगा देते हैं। अब -3p है यहाँ पर, तो उसका हमने माइनस तो लगा दिया यहाँ पर एक अलग से। अब रह जाएगा यहाँ पर 3 और गुणा में हो जाएगा p। तो -1 × 3 × p, गुणा करके चेक कर लीजिए आप। -1 को 3 से गुणा किया -3, p से किया तो हो जाएगा -3p, और अंतिम हमारे रह गया केवल 7। तो 7 के जो गुणनखंड होंगे वो 7 ही होंगे, या आप लिख सकते हो 1 × 7, इस तरह लिख सकते हैं, या इसको केवल 7 लिख के भी आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए अब हमको लिखना है अगला कॉलम में चर राशि कौन कौन सी है इसमें। तो देखिए, एक तो p है और दूसरी भी क्या है, p। तो इसमें एक ही चर राशि है p,
तो यहाँ पे लिख देंगे हम P। अब देखनी है अचर राशि कौन कौन सी है। एक हो गई 8, एक हो गई -3 और एक हो गई 7। तो इस तरह से इसमें 3 अचर राशियां हो गई, एक तो 8, दूसरी -3 और तीसरी 7। तो इस तरह से ये हमने देखा कि किस तरह से हम अगर हमको सारणी दे दी जाए रिक्त स्थान भरने के लिए तो उसको भी हम भर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसको भरते समय बस हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो हमको पूछा गया है वही हमको लिखना है। पदों की संख्या सबसे आसान, बस ये ध्यान रखिए कि सब अलग अलग होनी चाहिए राशियां। समान राशि है अगर एक से अधिक बार दे रखी है तो एक ही मानी जाएगी। तो 3 हो गई तो 3 लिख दिया। फिर लिखना है हमको पद, तो जो भी पद है उसके 3 अलग अलग उनको लिख दीजिए चिन्ह सहित। और उसके बाद में जो पद है उसके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड मतलब उस संख्या के, आप देख लीजिए 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 3। और बाकी संख्याएं चर राशि ऐसे कैसे लिख देंगे, जो 2 घात वाली है उसको अलग अलग करके लिख देंगे। फिर पहचान सबसे सरल, चर राशि अर्थात जो ए से लेकर जेड तक है वो चर राशियां या बीज कहलाते हैं वो। तो ये हो गए इसके बीज या चर राशि। जो अंक होते हैं वो कहलाते हैं सारे अचर राशि। तो ये हो गए अचर राशि। तो इस तरह से देखिए हमने इस सारणी को पूरा भरा। अब आपको पूरी तरह पहचान हो गई होगी कि पदों की संख्या कितनी होती है, पद कौन कौन से होते हैं और उनके गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने बीजीय व्यंजक किस प्रकार बनते हैं ये सीखा। और हमने सीखा कि बीजीय व्यंजक अगर दिया गया है तो उसमें पदों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, उनके पदों को किस तरह लिखा जाता है, और जो उनके पद दिए गए हैं उसमें हम चर और अचर राशि को किस तरह अलग अलग करते हैं। और साथ में हमने देखा कि जो भी हमको पद दिए गए हैं उनको गुणनखंडों के रूप में भी किस प्रकार लिखते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले सेशन में हम बीजीय व्यंजकों के बारे में ही और अधिक अध्ययन करेंगे।